पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा मैच कल 14 जनवरी को सुबह 11:10 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होगा और इस मैच में कौन सी 3 तब्दीलियां हो सकती हैं और जिन पर गौर किया जा रहा है और जो होना भी चाहिए, और कम से कम अगर इस मैच में नहीं होती तो ये उन खिलाड़ियों के लिए शायद आखिरी मौका होगा कि अगर वो परफॉर्मेंस ना दे सके तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम खुदा ना खास्ता अगर दूसरा मैच भी हार जाती है तो फिर पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गली फैसले करना पड़ेंगे। तो उसका हम जायज़ा लेते हैं। और सबसे पहले अगर जो गुज़श्ता मैच था उसकी जो प्लेइंग 11 है उसमें अब इस बात पर अभाम नहीं रहा कि ओपनिंग जोड़ी यही रहेगी, रिजवान और सैम अयूब। अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो कल उनका जो ट्यून थी वो चेंज थी, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तेज़ बैटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। सैम अयूब ने तो धुआंधार बैटिंग की थी, 8 गेंदों पर 27 रन बनाए, 3 छक्के लगाए और कल बाबर आजम भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते रहे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को जो इतराज़ था रिजवान के ऊपर या बाबर आजम के ऊपर, जो पाकिस्तान के फैंस को इतराज़ था वो था स्ट्राइक रेट। अब स्ट्राइक रेट तो बेहतर हो गया लेकिन शिकस्त फिर भी हुई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कल स्कोर बना 226, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में दुनिया की किसी भी टीम का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनने वाला सबसे बड़ा स्कोर है। और पहली बार हुआ कि किसी टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 225 से ज़्यादा रन्स बनाए और ये उस कप्तान की कप्तानी में बने जिन्हें फास्ट बॉलर और पाकिस्तान का मेन फास्ट बॉलर कहा जाता है। तो पहला मैच है, गो कि ये नहीं कह सकते कि शाहीन अफरीदी ने बहुत ज़्यादा इसका इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, अभी सीखने हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ तजर्बा हासिल करना है। लेकिन फिर भी ये सवाल पैदा ज़रूर होता है कि उनकी जानिब से जो फ़ैसले किए गए, एक तो ये कि टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग की गई, छोटा ग्राउंड था, अगर आप 180 से ज़्यादा रन्स कर लेते हैं, 190 प्लस रन्स या 200 का रन्स कर लेते तो हरीफ टीम के ऊपर दबाव आ जाना था। और दूसरी अहम बात ये थी कि जो टीम की जो सेटिंग की गई, जो प्लेइंग 11 बनाई गई है, इसमें भी बहुत सारे स्कम हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो गलत नहीं होगा। एक तो ये कि पाकिस्तान को लगातार तीसरे मैच में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ये भी एक है कि पाकिस्तान का जो मोराल है किसी हद तक डाउन हो रहा है। अब जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं। सैम अयूब गो के उनका भी ज़्यादा तजर्बा नहीं है लेकिन कल किसी हद तक वो मुतमईन करने में ज़रूर कामयाब रहे और उनके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करते, सीरीज़ खेल लें फिर देखते हैं। उसके अलावा फ़खर जमान, उनकी कारकर्दगी के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि फ़खर जमान वनडे फार्मेट में तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन T20 फार्मेट में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कल भी मैंने शेयर की थी, ये इनिंग्स है उनकी कि आखिरी जो 15 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स के लिए हैं उनमें सिर्फ हांगकांग के ख़िलाफ़ एक 50 बनाई थी एशिया कप में, वरना दीगर इनिंग्स में उनकी नाकामी ही नाकामी है। आखिरी 15 इनिंग्स में 15 रन फी ओवर इनिंग्स की एवरेज है, 113 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ एक 50 है और 6 छक्के लगा सके हैं 15 इनिंग्स में। तो ये उनकी कारकर्दगी है, इसके बाद सवालिया निशान मौजूद है। लेकिन फ़खर जमान को उनसे उम्मीदें होती हैं, तवक्कुआत होती हैं, शायद इसी वजह से फ़खर जमान को अगले मैच में भी बरकरार रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद जो पोजीशन है वो है आज़म खान की, उसके ऊपर भी सवाल है कि पाकिस्तान के लिए जो 5 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स खेली हैं उनमें एक बार भी वो 10 रन से आगे नहीं बढ़ सके। उनकी परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि वो कैरिबियन प्रीमियर लीग में या पाकिस्तान सुपर लीग में तो बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पाकिस्तान के लिए मौका मिलता है, पाकिस्तान टीम में खेलने का मौका मिलता है तो उनकी परफॉर्मेंस सामने नहीं आती है। उनकी अगर कारकर्दगी की बात करें, जब पहले मैच में 10 रन बनाए, फिर 1 बनाया, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 1 रन, फिर 10 रन गुज़श्ता मैच में बनाए, तो उनकी जानिब से बड़ी कारकर्दगी सामने नहीं आ रही है। और कल वो जिस तरह बैटिंग कर रहे थे तो उससे भी लगता है कि शायद तेज़ पिचेस पर बैटिंग करना उनके बस की बात नहीं है। अलबत्ता वो एशियन कंडीशन में आजमाए जा सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है, हमारे सेलेक्टर्स का ये हाल है कि उन्हें जो मौके देते हैं या तो इंग्लैंड में देते हैं या फिर न्यूजीलैंड में देते हैं। तो ये भी एक सेलेक्टर्स की भी गलती है, टीम मैनेजमेंट की भी गलती है। और उसके बाद जो अगला नंबर है जो चेंजेस के लिहाज से वो है आमिर जमाल। आमिर जमाल ने गुज़श्ता जो सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में, उसमें काफ़ी विकेटें हासिल की, लेकिन जो टेस्ट फॉर्मेट है उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर हम किसी खिलाड़ी को आजमाते हैं T20 फॉर्मेट में
तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मेरे ख्याल में आमिर जमाल को मौका देना सही भी था एक तरह से, क्योंकि फिर मैंने भी कहा था। और दूसरी बात ये थी कि एक खिलाड़ी अगर सीरीज़ का टॉप स्कोरर है, उसका एतमाद आसमान को छू रहा है, अगर उसे मौका नहीं दिया जाता तो आज सभी कह रहे होते कि जी आमिर जमाल इतनी बड़ी फॉर्म में था, उसको क्यों नहीं खिलाया, वसीम जूनियर को क्यों खिला दिया, फ़लाँ को क्यों खिला दिया। तो आमिर जमाल के ऊपर भी सवाल या निशान इसलिए है, उनकी बैटिंग अच्छी है लेकिन T20 फॉर्मेट में उनकी जो बॉलिंग है उस पर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। उनका जो मजमूई T20 कैरियर है, सिर्फ गुज़श्ता मैच की बात नहीं कर रहा मैं, एक दिन तो किसी का बुरा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उनका जो T20 फॉर्मेट का कैरियर है उसमें उनका इकनॉमी रेट 10.5 रन फ़ी ओवर के लगभग है। और पाकिस्तान सुपर लीग की भी बात करें तो यहाँ पर भी उनका जो स्ट्राइक रेट है लगभग 11 रन है, 10.75 रन फ़ी ओवर दिए हैं। PSL के 6 मैचेस में बॉलिंग करने का मौका मिला और 9 विकेट हासिल की हैं। फ़ी विकेट के लिए गो के 25 या 8 लगभग 26 रन दिए हैं। तो बॉलिंग में उन्हें मार पड़ती है और यही चीज़ है जिसे कंट्रोल करना है। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद हफीज़ ने कहा था कि जो खिलाड़ी टेस्ट फॉर्मेट खेल सकता है तो वो T20 भी खेल सकता है। सुभान अल्लाह। अब प्रोफेसर साहब पता नहीं कहाँ है, मेरे ख्याल में उनको गुलदस्ता फूलों का भेजना चाहिए कि अक़वाल ज़री में शामिल कर लेनी चाहिए इनकी बात। और यार टेस्ट फॉर्मेट को किस तरह मिला सकते हैं T20 फॉर्मेट से, ये पता नहीं ये प्रोफेसर साहब ने कौन सी प्रोफेसरी झाड़ी है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, हमें सेटिंग्स देखना होगी। आमिर जमाल को उनकी जो बॉलिंग है उसको देखना पड़ेगा कि गेंद आगे फेंकते हैं, जो कि फ़र्स्ट क्लास मैचेस में आपको विकेटें दिला सकती है, क्योंकि बैट्समैन का जो मूड होता है वो अग्रेसिव नहीं होता, तो उसमें आपको विकेटें मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट पिच गेंद नहीं करते, गेंद बैट के नीचे देते हैं और T20 फॉर्मेट में, फिर तो आपके ऊपर मार है ही है। और जो ऑकलैंड का मैच था वो, उसकी आपने शेप देखी है, जो फ्रंट था बिल्कुल छोटा था, ऑफ साइड और ऑन साइड जो है वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर रग्बी के मैचेस होते हैं, फुटबॉल के मैचेस होते हैं। तो इसलिए ये एक ग्राउंड ऐसा था, यहाँ पर शॉर्ट पिच के अलावा कोई हल नहीं था। लेकिन आमिर जमाल ने या फिर शाहीन अफरीदी ने जो गेंद आगे फेंकी उसको सीधा छक्का लगा। तो ये चीज़ें थी जिसके ऊपर पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, ख़ास तौर पर आमिर जमाल को गौर करना पड़ेगा। और उसके अलावा है उसामा मीर। अब उसामा मीर को समझ नहीं आती है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है T20 मैचेस में, लोकल में, यानी कि चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो, चाहे काउंटी क्रिकेट हो, यानी कि T20 ब्लास्ट, तो उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पर तो अच्छी आती है, लेकिन जैसे पाकिस्तान टीम में आते हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। और जो गुज़श्ता मैच था उसका बदतरीन डेब्यू हुआ है पाकिस्तान की जानिब से, 51 रन दिए हैं। डेब्यू में सबसे ज़्यादा रन देने वाले पाकिस्तानी बॉलर बने हैं। तो मेरे ख्याल में हमको भी अब खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए कि यार तुम्हारी इतनी खिदमत बहुत है। तो अब मोहम्मद नवाज़ की कारकर्दगी देखें तो वो भी अच्छी कारकर्दगी नहीं है उनकी। तो मुझे यहाँ लगता है कि बजाय मोहम्मद नवाज़ को दोबारा लाने के स्पिन का किरदार जो है इफ्तिखार अहमद से ले लिया जाए, और उसके साथ साथ ज़मान खान को अगर पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल कर लिया जाए, जो कि 2023 में एक साल में पाकिस्तान की जानिब से ये या सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले पाकिस्तानी बॉलर बने हैं T20 मैचेस में। उनकी इतनी शानदार फॉर्म है लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, जो कि 64 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे। पाकिस्तान का कोई भी दूसरा बॉलर एक साल में इतनी ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सका। तो ज़मान खान को बाहर बिठाना T20 फॉर्मेट में समझ से बालातर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बेशक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाना पड़े, फास्ट बॉलर के साथ, लेकिन ज़मान खान को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए। आमिर जमाल से बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर काम लिया जा सकता है, अगर उन्हें कोट नहीं लग रही तो उन्हें बॉलिंग भी दी जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं, अगर स्पिनर की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर इफ्तिखार अहमद से काम चलाया जा सकता है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की टीम के हवाले से, जिसमें काफ़ी चेंजेस जो हैं वो दरकार हैं। लेकिन ये भी है कि सिर्फ एक मैच खेलने के बाद हम इस नतीजे पर पूरी तरह नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कि 1 से 2 मैचेस जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी खेले हैं, जैसे आज़म खान है, फ़खर जमान है या आमिर जमाल है, इनको मौका दिया जाए। उसामा मीर को तो मेरे ख्याल में नहीं देना चाहिए। एक तो उनकी लाइन और लेंथ नहीं है। आमिर जमाल से तो आप उम्मीद कर सकते हैं ना, कम से कम गेंद के ऊपर कंट्रोल तो है। उसामा मीर को तो गेंद के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, तो वो कैसे मुमकिन है कि उनके ऊपर मज़ीद एतमाद करके अपना बेड़ा गर्क किया जाए। तो उसामा मीर को लाजमी तौर पर साइड लाइन करना चाहिए।
अब जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बन सकती है उसमें मोहम्मद रिजवान और सैम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर, फ़खर जमान चौथे नंबर पर सवाल निशान मौजूद ज़रूर है लेकिन उन्हें बरकरार रखा जाएगा। आज़म खान को शायद चांस दिया जाए लेकिन उनकी जगह शहजादा फरहान को लाया जाए तो ये बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए। इफ्तिखार अहमद कंटिन्यू रहेंगे। आमिर जमाल की जगह वसीम जूनियर का ऑप्शन है। उसामा मीर की जगह जमान खान या फिर मोहम्मद नवाज़। जमान खान ज़्यादा बेस्ट चॉइस है, जबकि जो दीगर बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ और अब्बास अफरीदी, ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का मुस्तकिल हिस्सा हो सकते हैं कम से कम अगले मैच के लिए। तो ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में मुमकिन तब्दीलियाँ हैं जो कि हो सकती हैं।